नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे हिस्टैरिसीस कर्व के बारे में। हिस्टैरिसीस कर्व क्या होता है, हिस्टैरिसीस होता क्या है, उसके बारे में जानेंगे। तो ये जो कर्व है जो कि हमने बात की है, तो ये एक रिलेशन को दिखाता है जो हिस्टैरिसीस कर्व होता है। ये रिलेशन किस किस के बीच में दिखाता है? मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी के बीच में। तो ये हम सब पढ़ चुके हैं। मैग्नेटिक इंडक्शन है उसको हम बी से डिनोट करते हैं और मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी है इसको हम एच से डिनोट करते हैं। बी और यहाँ पर आई भी लिख सकते हैं आप। आई क्या होती है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, यानी कि बी और आई, और उसके साथ अगर हम मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी ये लें और एक कर्व बनाएं तो उसको हिस्टैरिसीस कर्व बोला जाता है। इसको आप मैग्नेटाइजिंग फोर्स भी बोलते हैं, एच को। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ये सारे जो बेसिक हैं तो वो याद रखने हैं आपको। अब इस कर्व का हमें फायदा क्या होता है? इस कर्व का फायदा ये है कि ये हमें बिहेवियर ऑफ मटेरियल बताता है। जो मैग्नेटिक मटेरियल है उसका बिहेवियर बताता है जब उसको हम साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन से गुजारते हैं, तो इसलिए ये बनाए जाते हैं। तो जैसे कि हमने रिलेशन की बात की, तो यहाँ पर हम एक तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस ले लेते हैं। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर हम ले लेते हैं एच, यानी कि जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स है या फिर मैग्नेटिक इंटेंसिटी कह लीजिए, और एक वर्टिकल एक्सिस ले लेते हैं। यहाँ पर हम ले लेते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन या फिर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, आई भी आप ले सकते हैं। बी और आई यहाँ पर लिख सकते हैं। और यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये है ओरिजिन ओ। यहाँ पर ये स्टार्टिंग पॉइंट है जहां पर हमारा बी भी जीरो होगा, यानी कि मैग्नेटिक इंडक्शन भी जीरो है और मैग्नेटिक इंटेंसिटी भी जीरो है। यहाँ पर क्या है कि कोई भी मटेरियल आपने लिया, मान लीजिए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लिया, वो अपनी स्टार्टिंग कंडीशन में है। स्टार्टिंग कंडीशन यानी कि वो अनमैग्नेटाइजिंग है, अनमैग्नेटाइज्ड है ऐसा कह लीजिए। उसके अंदर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है या वो मैग्नेटाइज्ड नहीं है। अब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है तो हम मान रहे हैं एग्जांपल। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि मान लीजिए एक एटम की जो डाइपोल जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो इस तरह से है, दूसरे जो एटम है उसकी इस तरह से है। अब हमें पता है कि ये रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में, रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं। अगर हम नेट जो मैग्नेटिक मोमेंट इनकी देखेंगे तो वो हमारी जीरो आती है, क्योंकि ये आपस में कैंसिल आउट कर देते हैं। और जब हम इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, मान लीजिए ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, आपने इसको रखा, तो ये मटेरियल क्या करते हैं? अपने आप को अलाइन कर लेते हैं। यहाँ पर फिगर बना लेते हैं, अपने आप को ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन कर लेते हैं इस तरह से। जिस डायरेक्शन में आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की है उसी डायरेक्शन में अपने आप को ये अलाइन कर लेंगे, जैसे कि ये हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की थी। पहली स्टेज ये है जहां पर ये अनमैग्नेटाइज है, और जब हम इसको मैग्नेटिक फील्ड की अंदर रखेंगे तो अपने आप को ये इसी डायरेक्शन में अलाइन कर लेंगे। तो स्टार्टिंग कंडीशन में तो ये जो स्टार्टिंग की जो पोजीशन थी इसकी अनमैग्नेटाइज थी। क्यों? क्योंकि रैंडमली ओरिएंटेड थे इसके अंदर जो ये डाइपोल मोमेंट थी। तो अब यहाँ पर देखिए ये इसकी स्टार्टिंग पोजीशन ओ हमने ली है कि स्टार्टिंग पोजीशन में ये अनमैग्नेटाइज्ड है। अब हम क्या करते हैं, एक सोलेनोइड ले लेते हैं। हमने एक सोलेनोइड लिया और यहाँ से हम इसके अंदर करंट को पास करते हैं। तो मान लीजिए करंट जो फ्लो कर रहा है वो आई करंट फ्लो कर रहा है इसमें से। अब जब सोलेनोइड से करंट पास करता है, इनकी कोइल से होकर जाता है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी बनता है। तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बनता है जो अंदर ही सोलेनोइड के बनता है। ये भी हमने देखा था, बाहर आउटसाइड नहीं होता, अंदर इसके बनता है। और अगर यहाँ पर हम एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को ले लें या कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल ले लें इस तरह से, तो जब इसमें से ये जो मैग्नेटिक लाइन्स है पास करेंगी तो इसके अंदर भी मैग्नेटिक इंडक्शन जो है प्रोड्यूस होगी। मान लीजिए बी हम उसको मान लेते हैं, तो मटेरियल के अंदर, या एम मान लेते हैं कि इस जो हमने स्पेसिमेन लिया है इसके अंदर बी एम प्रोड्यूस हो रही है। मैग्नेटिक जो इंडक्शन है किसके कारण से? इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण से। अब यहाँ पर स्टार्टिंग के अंदर ये जीरो था, बी जीरो थी, एच जीरो थी। जब आपने यहाँ से करंट सप्लाई नहीं किया, जैसे ही आपने इस मटेरियल को यहाँ रखा, आपने करंट को सप्लाई किया, यहाँ पर मैग्नेटिक लाइंस बनी और इनके कारण से इसके अंदर मैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस हुई। तो ये जो है हमारा ओ से, यानी कि स्टार्टिंग से जो है यहाँ से कर्व बनेगा और हमें ये कर्व यहाँ पर मिलेगा ओ ए। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं इसको ओ ए। ये जो कर्व है ओ से ए, ये क्या दिखा रहा है? ये कर्व हमें बताता है
कि जैसे ही आपने यहाँ पर करंट को सप्लाई किया, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो लाइन बनी उसके कारण से इसके अंदर जो मैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस हुई, जैसे ही आप करंट को इंक्रीज करते चले जाते हैं, आपने क्या किया, करंट को इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया। करंट को इंक्रीज करेंगे तो एच जो है वो भी तो इंक्रीज होगी, मैग्नेटाइजिंग फोर्स, क्यों, जितना करंट आप बढ़ाएंगे उतने ही मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनती चली जाएंगी, यानी कि मैग्नेटाइजिंग फोर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी और यहाँ पर मैग्नेटिक जो इसकी इंडक्शन है वो ज्यादा जो है प्रोड्यूस होनी स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि ये ज्यादा मैग्नेटाइज होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। हमने क्या किया, आई को इंक्रीज करते गए, एच भी इंक्रीज हुआ, जिससे इसकी मैग्नेटिक इंडक्शन है वो भी इंक्रीज होती चली गई इस मटेरियल के अंदर। और यहाँ पर एक स्टेज ऐसी आती है कि जिसके बियॉन्ड आप करंट को कितना भी बढ़ा लें, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड को कितना भी बढ़ा लें, इसकी जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स है, जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स जो इसको मैग्नेटाइज कर रही है, तो वो एक लेवल से आगे बढ़ नहीं पाएगी। वो क्यों होगा अभी हम देखते हैं। और यही पॉइंट हमने दिखाया है ए, कि जितना भी मैग्नेटाइजिंग फोर्स जो है आप यहाँ पर बढ़ा लें, मैग्नेटिक फील्ड कितना ही स्ट्रॉन्ग कर लें, यहाँ पर जो मैग्नेटिक जो मटेरियल था इसकी जो मैग्नेटिक इंडक्शन है वो एक पॉइंट पर आकर रुक जाती है, वो और ज्यादा जो मटेरियल है और ज्यादा मैग्नेटाइज नहीं हो पाता। इसका कारण क्या है, यहाँ पर हमने दो फिगर ली थी, फर्स्ट फिगर ये थी, सेकंड फिगर ये थी। अब यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर स्टार्टिंग के अंदर ये अनमैग्नेटाइज था, जैसे ही आपने मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया, ये जो इसकी डाइपोल मैग्नेटिक मूवमेंट थी अपने आप को अलाइन कर लेती हैं। तो अलाइन करती हैं, जैसे पहली स्टेज ये है, मान लीजिए सेकंड स्टेज में ये इस तरह से हो जाती है, जैसे ये इस तरफ था ये इस तरफ होना स्टार्ट हो जाती है और ये जो है इस तरफ होना स्टार्ट हो जाती है थोड़ा। इसी तरह से थर्ड कंडीशन में हम मान लेते हैं कि जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड आप अप्लाई कर रहे हैं तो ये प्रॉपरली अलाइन हो जाती है। तो यहाँ पर जब ये प्रॉपरली, ये फाइनल कंडीशन आ गई ना इन मटेरियल की, तो कि ये प्रॉपरली अपने आप को अलाइन कर लिए। अब इससे ज्यादा कितना भी आप मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग कर लें, ये तो अपने आप को प्रॉपरली अलाइन कर ही चुके हैं, इससे ज्यादा तो ये अपने आप को प्रॉपरली अलाइन नहीं कर पाएंगे, यानी कि इससे ज्यादा जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो मैग्नेटाइज नहीं हो पाएगा। आप कितना भी यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स है, इसको बढ़ा लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये प्रॉपरली अलाइन कर चुके हैं। इसको हम सैचुरेशन पॉइंट बोलते हैं। तो ये तो हमें समझ आया। अब ये देखिए, हम एक बेसिक लेवल पर देख रहे हैं। वैसे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर डोमेन्स बनते हैं, रीजन बनते हैं अलग अलग, लेकिन हम जो है सिर्फ दो ये इस तरह के एटम हमने लिए हैं, उनका एग्जांपल ले रहे हैं इसको समझने के लिए बस, कि प्रॉपरली अलाइन हुए, वहां पर सैचुरेशन पॉइंट हमें मिला। अब कोई फायदा नहीं है कितना भी आप करंट बढ़ाएं, कितना ही मैग्नेटाइजिंग फोर्स यहाँ पर बढ़ जाए, उससे ज्यादा ये मैग्नेटाइज नहीं होने वाला, क्योंकि ये अपने आप को प्रॉपरली अलाइन कर चुका है। लेकिन हम कर क्या सकते हैं, अब हम करते हैं कि करंट को जो है हम रिवर्स डायरेक्शन में ले लेते हैं। मान लीजिए पहले इस करंट की डायरेक्शन ये थी, अब हम इसको रिवर्स करना स्टार्ट करते हैं, उल्टा करना स्टार्ट करते हैं आहिस्ता आहिस्ता से इसी सोलेनोइड के अंदर। तो क्या होगा, तो यहाँ पर जैसे ही हम इस करंट को उल्टा करते हैं, यानी कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी भी डायरेक्शन जो है उल्टी होनी स्टार्ट हो जाएगी। एक तरह से पहले कहें कि वो कम होगा, यहाँ पर स्ट्रेंथ जैसे ही हम करंट को यहाँ कम करेंगे, जीरो करेंगे, उल्टा करेंगे। जैसे कि मान लीजिए करंट जो है इस तरह से था, तो हम यहाँ पर अभी करंट को यहाँ पर जीरो था मान लेते हैं, तो करंट को पहले तो कम करेंगे, वो जीरो होगा, फिर जीरो से वो रिवर्स डायरेक्शन में चलेगा, माइनस की तरफ चलेगा, ऐसे कह लीजिए नेगेटिव की तरफ चलेगा। तो यही हम कर रहे हैं। पहली कंडीशन में हमने बढ़ाया उसको, अब हम उसको कम कर रहे हैं, जीरो करेंगे, फिर नेगेटिव की तरफ चलेंगे। तो उससे क्या होगा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी कम होगा, जीरो होगा, और फिर रिवर्स डायरेक्शन में वो चलने लगेगा। तो इस मैग्नेटिक मटेरियल पे क्या फर्क पड़ेगा वो हमें देखना है। वही तो हिस्टैरिसीस कर्व को बनाएगा, जैसा कि हमने देखा। बिहेवियर को ही तो हमें चेक करना है इस साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन के अंदर। पहले हमने बढ़ाया फिर घटाया, इस तरह से करना है। तो जीरो से ए या कहें ओ से ए जो है हमें एक कर्व मिला, जो सैचुरेशन पॉइंट हमें मिला। अब हमने रिवर्स कर दिया, अब हमें मिलेगा कर्व ये हम ले लेते हैं ए से बी कर्व। तो ये आ गया ए से बी। अब यहां पर इस पॉइंट पर देखिए हमें क्या मिला, ए से बी पर आ गया ये। तो जीरो से ओ से ए गया, अब ए से बी की तरफ आया ये। अब यहां पर देखिए, अगर हम एच की वैल्यू को देखें तो वो कितनी है यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर एच की वैल्यू को देखें वो तो जीरो है, क्योंकि ये ओरिजिन पर एच तो जीरो था, बी भी जीरो था यहाँ पर।
लेकिन यहाँ पर जब ये कर्व लौट कर आया, हमने क्या किया, करंट को कम करना स्टार्ट किया, जिससे मैग्नेटिक फील्ड भी कम होना स्टार्ट हुआ, और यहाँ पर जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स है, इसका मतलब वहां तक हमने कम किया इसको यहाँ पर मैग्नेटाइजिंग फोर्स 0 हो जाए। लेकिन हमें यहाँ पर क्या मिला, B की वैल्यू 0 नहीं मिले इस पॉइंट के ऊपर, क्योंकि देखिए वर्टिकल पे B है, यहाँ पर मैग्नेटिक इंडक्शन है, H की वैल्यू तो 0 आ गई, लेकिन B की वैल्यू तो यहाँ पर इतनी बची है हमारे पास। तो ये जो वैल्यू होती है, यानी कि जो मैग्नेटिक इंडक्शन B जिसको हम बोल रहे हैं, वो स्पेसिमेन के अंदर रह जाती है जब आप मैग्नेटाइजिंग फोर्स को H को 0 भी कर देते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम रिटेंटिविटी बोलते हैं। तो रिटेंटिविटी और रिमेनेंस इसको बोलते हैं, और रेजिडुअल मैग्नेटिज्म आप इसको बोल सकते हैं कि उसके अंदर जो बचा हुआ मैग्नेटिज्म है। तो द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन लेफ्ट इन द स्पेसिमेन व्हेन मैग्नेटाइजिंग फोर्स रिड्यूस्ड टू 0। आप मैग्नेटाइजिंग फोर्स को रिड्यूस टू 0 भी कर देते हैं, लेकिन फिर भी उसमें मैग्नेटिक इंडक्शन की वैल्यू स्पेसिमेन में बचती है। अब हम क्या करते हैं, इस जैसे कि H हमने यहाँ पर 0 किया, लेकिन B 0 नहीं हुआ, इसलिए हम इसको जो है रिवर्स के अंदर लेकर चलते हैं H को, क्योंकि अब देखिए H इस तरफ नेगेटिव में है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि रिवर्स की तरफ लेकर चलते हैं और B को 0 करने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या करते हैं, H जो है उसकी वैल्यू हम मान लेते हैं कि यहाँ पर H की वैल्यू कुछ होगी। अब यहाँ पर देखिए H की वैल्यू तो कुछ होगी, अब ये नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि ये इस तरफ है, रिवर्स की तरफ चला गया, नेगेटिव की तरफ चला गया। लेकिन B की वैल्यू यहाँ पर क्या है, B वर्टिकल एक्सिस पे है, B की वैल्यू यहाँ पर 0 है। तो एक पॉइंट ये हमें मिलता है, ये वाला पॉइंट, एक तो ये पॉइंट हमें मिला जब H की वैल्यू 0 थी पर B 0 नहीं था, जिसको हमने बोला रिटेंटिटी। एक ये पॉइंट हमें मिलता है जब हमने H को जो है हम रिवर्स की तरफ लेकर चले मैग्नेटाइजिंग फोर्स को, और जहां पर B की वैल्यू हमने 0 बना ली इस पॉइंट पर। अब इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, अब इसका मतलब है कि हमने किया क्या है, हमने ये जो है इसको हम कोरेसिविटी बोलते हैं। ये किया क्या है, हमने मैग्नेटाइजिंग फोर्स को ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई किया। अब ऑपोजिट डायरेक्शन में हमने अप्लाई क्यों किया है, क्योंकि ये रिक्वायर्ड है ताकि हम मैग्नेटिक इंडक्शन को 0 वैल्यू तक ला सकें, B को 0 वैल्यू तक ला सकें। इसको हम कोरेसिविटी बोलते हैं। तो ये भी आपके समझ आया कि कोरेसिविटी है क्या हमारे पास। अब यहाँ पर जैसे जैसे हम करंट को रिवर्स करते जा रहे हैं सोलेनोइड के अंदर, मैग्नेटाइजिंग फोर्स भी रिवर्स हो रही है, जैसे हमने देखा B 0 हो गई। अब और जो है मैग्नीट्यूड में हम उसको रिवर्स करते हैं, और रिवर्स करते हैं, तो जैसा ये ऊपर कर्व है वैसा ही हमें नीचे की तरफ कर्व मिलता है। तो यहाँ से ये हम यहाँ पर पॉइंट ले लेते हैं कि ये B पॉइंट था, ये C पॉइंट है, और फिर हमें D पॉइंट मिलता है। यानी कि जैसे कि यहाँ पर ये फर्स्ट जो थी अनमैग्नेटाइज, हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाया, इन्होंने अलाइन होना स्टार्ट कर दिया। अब हमने रिवर्स कर दिया, रिवर्स करेंगे तो इसकी जो पोजीशन है वो भी तो चेंज होती चलेंगे। रिवर्स किया हमने तो मान लीजिए ये जो है यहाँ पर आ गया, यहाँ पर, और ये जो है यहाँ पर आ गया, और हमने इस पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया। अब रिवर्स डायरेक्शन में कर रहे हैं तो ये इस तरफ अलाइन हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड पहले इस डायरेक्शन में थी तो इस तरफ अलाइन हुआ। इसी तरह से हमने मैग्नेटिक फील्ड को इस डायरेक्शन में अप्लाई किया, इस डायरेक्शन में, और उसको बढ़ाते चले गए तो ये इस डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, यानी कि उल्टी डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। यही ये कर्व दिखा रहा है। पहले हमने एक तरफ अप्लाई किया, ये कर्व हमें मिला। अब हम जो है रिवर्स डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं तो ये अपने आप को अलाइन कर लेंगे रिवर्स डायरेक्शन में, और वहां पर भी हमें एक सैचुरेशन पॉइंट मिलेगा, जैसे यहाँ पर हमें सैचुरेशन पॉइंट मिला था। कि इससे ज्यादा कोई फायदा नहीं है मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाकर या मैग्नेटाइजिंग फोर्स को बढ़ाकर। इसी तरह से रिवर्स डायरेक्शन में भी तो मिलेगा। तो इस तरह से हमें एक D पॉइंट मिलता है, और फिर से जो है हम उसको बढ़ाना शुरू करते हैं। अब ये तो हम रिवर्स डायरेक्शन में चल रहे थे, अब फिर से करंट को बढ़ाना शुरू करेंगे यहाँ पर, जिससे कि मैग्नेटिक जो इंडक्शन है या कहीं की जो मैग्नेटाइजिंग जो फोर्स है वो बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, और ये कर्व जो है ऊपर की तरफ हमारा चलना स्टार्ट हो जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं कि मान लीजिए ये D E पॉइंट मिलेगा, और ये जो कर्व है इस तरह से रिवर्स होता चलेगा हमारे पास। और यहाँ पर हमें
मान लीजिए ई पॉइंट था, यहाँ एफ पॉइंट था, तो इस तरह से ये पॉइंट मिलते चले जाएंगे। तो इस पॉइंट को भी आप ले सकते हैं। अब यहाँ पर इस पॉइंट पर क्या है, यहाँ पर बी जो है वो तो 0 है, जो बी है यानी कि वर्टिकल एक्सिस, तो यहाँ पर 0 है। अब एच जो है वो 0 नहीं होगा, लेकिन ये पॉजिटिव की तरफ है, इस तरफ ये रिवर्स की तरफ था, इस तरफ पॉजिटिव की तरफ है। तो इस तरह से ये एक पूरा हिस्टैरिसीस कर्व बनता है। ये आप समझे, सिर्फ समझने का क्या है कि यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ आया और फिर यहाँ से यहाँ। उसके बाद तो ये साइकिल जो है हमने रिपीट ही की है कि रिवर्स डायरेक्शन में ये अपने आप को अलाइन कर लेगा, फिर से हम बढ़ाना स्टार्ट करेंगे और फिर से जो है ये पॉइंट हमें मिलेगा जहां पर इसके अंदर रिटेंटिविटी हमें मिलेगी। जैसे कि यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर b की वैल्यू तो कुछ होगी, नॉट इक्वल टू 0 होगा, लेकिन h जो है हमारा यहाँ पर 0 होगा, क्योंकि h जो है हमारा यहाँ पर 0 है, जैसे कि यहाँ पर था। तो यही पॉइंट है, बस ये रिवर्स डायरेक्शन में पॉइंट है। जैसे ये पॉइंट था, ये पॉइंट ये है, तो ये पॉइंट हमें मिलेंगे। जैसे ये पॉइंट था, ऐसे ही ये पॉइंट है। तो ये होता है हिस्टैरिसीस कर्व। तो यहाँ पर हमने देखा क्या, यहाँ पर इसके अंदर हमने क्या देखा कि जैसे ही हम मैग्नेटाइजिंग फोर्स को कम करते हैं, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो यानी कि जो मैग्नेटिक इंडक्शन है उस मटेरियल के अंदर वो 0 नहीं होती, H 0 हो जाता है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जो हिस्टैरिसीस है उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द फिनोमिना ऑफ लैगिंग ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। B तो 0 नहीं हो रहा, वो लैग कर रहा है मैग्नेटिक इंडक्शन से बिहाइंड मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, यानी कि मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी से वो पीछे रहता है। When a magnetic material is subjected to a cycle of magnetization, जब हम किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को एक साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन में, जैसे कि हमने अभी अप्लाई किया था, जो मैग्नेटिक जो फील्ड था बढ़ाया था, घटाया था, रिवर्स किया था, तो जब हम उसमें किसी मैग्नेटिक मटेरियल को रखते हैं और इस तरह का वो फिनोमिना दिखाए, तो उसको हम हिस्टैरिसीस बोलते हैं। तो ये क्लियर है। अब यहां से कुछ पॉइंट हमारे पास निकल कर आते हैं इसी ग्राफ से। तो वो कौन कौन से पॉइंट हैं? पहला पॉइंट कि जो ये H है, इसके लिए अगर हम कोई भी गिवन वैल्यू है हमें H की, जो वैल्यू ऑफ B और I है, B और I इसकी वैल्यू यूनिक नहीं होती। तो अगर हम देखें वैल्यू ऑफ H के लिए, वैल्यू ऑफ H के लिए जो B और I है, B ले लीजिए या फिर इसको I आप कह लीजिए, ये नॉट यूनिक। ये इनकी वैल्यू जो है एक यूनिक वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि देखिए ग्राफ किस तरह का है, इस तरह का ग्राफ है, कोई लीनियर ग्राफ तो है नहीं। तो अगर कोई भी गिवन वैल्यू है H के लिए, तो B और I की वैल्यू उसके लिए यूनिक नहीं होती। लेकिन ये इसकी प्रीवियस हिस्ट्री पर डिपेंड करता है। जो भी सैंपल आपने लिया है, प्रीवियस हिस्ट्री क्या है उसकी, किस तरह का बिहेव उसने पहले दिखाया था, उसके ऊपर डिपेंड किया करता है। तो वैल्यू ऑफ जो H है एक यूनिक वैल्यू हमें ये नहीं देता। दूसरा पॉइंट, जो हिस्टैरिसीस कर्व यहाँ पर हमें मिला है ये लीनियर तो नहीं है। लीनियर का मतलब जैसे मान लीजिए एक एक्स एक्सिस पे आपने कुछ चीज ली, एक वाई पे, और एक इस तरह से आपने एक लाइन लगा ली, यानी कि एक्स के लिए वाई की वैल्यू जो है इस तरह से आ रही है। तो ये प्रोपोर्शनल होते हैं जो भी चीजें हम यहाँ पर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर तो ये लीनियर कर्व नहीं है। इसका मतलब जो B और I है वो प्रोपोर्शनल नहीं है H के। तो कोई भी अप्रिशिएबल रेंज अगर हम बात करें तो वहां पर ये हमें लीनियर तो मिलता ही नहीं है। तो इसीलिए ये जो है B और I अगर हम कहें ये प्रोपोर्शनल नहीं है, B और I ये प्रोपोर्शनल नहीं है H के। लीनियरली कह रहे हैं कि इस तरह से लीनियरली प्रोपोर्शनल नहीं है। तो इस तरह से आप हिस्टैरिसीस कर्व को समझ सकते हैं। इस तरह का कर्व ये बनता है। आगे हम समझेंगे कि एनर्जी जो डिसिपेशन होता है हिस्टैरिसीस के कारण वो क्या होता है, वो नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। उसके लिए ये बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।